हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पार्ट, इस सीरीज़ मैंने नई शुरू की है। इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। इस सीरीज़ में आपको ढेर सारे ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड दैट if we go on dividing matters, a stage will come when particles obtained can't be divided further। तो क्वेश्चन के हम वो ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटोनी एल लोवाइसर, सेकंड ऑप्शन है नोन ऑफ दीज, थर्ड है जोसेफ एल प्रोस्ट, और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। तो अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, यानी डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस आर वाइडली रेंज्ड एज द फर्स्ट एटॉमिस्ट्स in the Greek tradition. They had suggested that if we go dividing matters, a stage will come when particles obtained can't be divided further। जो ये ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इसको एक टाइप से इनको रिगार्ड किया जाता है कि ये फर्स्ट ऑटोमिस्ट थे। मतलब ये फर्स्ट जो थे वो एटम्स के बारे में सर्च करने वाले पहले ही बंदे थे। तो इनको इसीलिए ग्रीक्स का पहला एटमिस्ट कहा जाता है, जो कि एटम्स की खोज, एटम्स के बारे में स्टडी करे थे मतलब। तो इन्हीं ने ये सजेस्ट किया था कि अगर हम मैटर्स को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकती। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 10⁻⁻1 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 10⁻⁻8 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁻9 मीटर। ऑप्शन साथ साथ कमेंट करते जाना, जो जो आपको आंसर पता लगते जाते हैं आप वो कमेंट करते जाइएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और तब पता लगेगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ए है हमारा आंसर। 10⁻10 मीटर है हमारा करेक्ट आंसर। क्यों है करेक्ट आंसर? क्योंकि जो हाइड्रोजन का डायमीटर, द डायमीटर ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज 10⁻10 मीटर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एटम अमॉन्ग्स्ट ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एटम अमॉन्ग्स्ट ऑल एलिमेंट्स, है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें इसमें भी घबराना नहीं है, हमें आंसर दे देना है कि हाइड्रोजन। और आजकल तो इस कोरोना वायरस चलने लग रहा है, तो उस वजह से ज़्यादातर स्कूलों में अगर टेस्ट भी होते तो MCQs टाइप में होते हैं। इसीलिए अगर हम MCQs के रूप में किसी भी चैप्टर को याद करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। याद करना तो MCQs के फॉर्म में नहीं, याद करने के बाद जब हम उसको टेस्टिंग MCQs फॉर्म में करते हैं तो जैसा हम उसमें करना चाहते हैं हमारी वैसी ही टेस्टिंग होने लग जाती है। हमें आइडिया हो जाता है कि टेस्ट में क्या आ सकता है। अब हमारा आपने ऑप्शंस और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, बाकी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के ही बता देता हूँ। फर्स्ट नहीं है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट्स? ए एंटोनी एल लवॉइजर, बी बेrzelius, सी डाल्टन, डी जोसेफ एल प्रोस्ट। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, आंसर्स पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा सी डाल्टन। डाल्टन क्यों है? क्योंकि डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड द सिंबल्स to represent the element of modern chemistry. The modern chemistry are different from the symbols proposed by Dalton. Dalton पहला साइंटिस्ट था जो एलिमेंट्स को मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में, यानी सिंबल्स के रूप में, मॉडर्न केमिस्ट्री होती है जो सिंबल्स के रूप में, वो डाल्टन ने प्रपोज करी थी, यानी डाल्टन ने बोला था। डाल्टन ने किसी भी प्रपोज करना मतलब किसी भी चीज़ को आगे रखना, कि हाँ सब एटॉमिस्ट जो होते हैं और वे बंदे देख के बता सके कि हाँ भाई ये है कि नहीं है। अब है डाल्टन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मेड अ लॉग buck entry that day titled Observations on the
अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ बॉडीज एंड देयर कॉम्बिनेशंस। डाल्टन को क्या माना जाता है? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कौन है? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप क्या आंसर देंगे? डाल्टन। तो ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। फॉस्फोरस इज डैश। फॉस्फोरस क्या है भाई? टेट्रा एटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक। तो आंसर है हमारा ए, टेट्रा एटॉमिक था। ये तो आसान ही था, मेरे ख्याल से सबने इसका आंसर सही दिया होगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉस्फोरस इज टेट्रा एटॉमिक, ईच मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स 4 एटम्स। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एटम, यहाँ पे हमारा सिंपली कोई भी पार्टिकल जो होगा हमारा, अगर वो टेट्रा एटॉमिक होगा तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारा टेट्रा एटॉमिक होगा तो उसके अंदर 4 एटम्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्जेंटम इज द लैटिन नेम ऑफ टंगस्टन, सिल्वर, सोडियम, एंटीमोनी। तो ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जैसे जो सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मतलब लैटिन नेम से उनके सिंबल बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है सिल्वर ही है इसमें भी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लैटिन नेम ऑफ सिल्वर है अर्जेंटिनम, द सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag। इसी से बना है सिंबल भी, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के, जैसे गोल्ड का भी सिंबल है, वैसे ही जैसे आयरन है तो आयरन का भी जो लैटिन नेम है उससे लिया गया है। क्योंकि आयरन में आपको आयरन का सिंबल क्या है? चलो कमेंट करके बताओ। आयरन का सिंबल है Fe। तो आयरन का सिंबल आपने कहाँ आयरन के नाम में Fe आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा ना, तो इसलिए उसका लैटिन नेम से लिया गया है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 3, 1, 4, 5। सबने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ए नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, तो हमारा आंसर है डी। अब डी कैसे है हमारा आंसर? 5 एटम्स कैसे हो गए? एक एटम तो हो गया फॉस्फोरस का और 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा को एटम्स कैसे पता चलेंगे? जैसे ओ के नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है ना। और फॉस्फेट के नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो फॉस्फेट के नीचे क्या लिखा हुआ है? एक भी नहीं है ना, यानी एक है उधर। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे गॉड होता है। गॉड क्या है? एक है, तो इसलिए याद रखना है कि वहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये थी एक सिंपल सी ट्रिक। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वट इज़ द नेम गिवन टू ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट? केमिकल फार्मूला, सिंबल, ऑल ऑफ दीज, इक्वेशन। तो चलो कमेंट करना शुरू कर दो भाई। तो आंसर हमारे सामने आ चुका है, सिंबल। अब सिंबल कैसा है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट की शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन सिंबल होती है। यहाँ पे लिखा है ना, इंग्लिश नेम से भी होती है उसके, लैटिन नेम से भी होती है। बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं जिनकी लैटिन नेम से होती है, नहीं तो ज़्यादातर की उसी से होती है, मतलब अब इंग्लिश नेम से। जैसे एक और आ गया, व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। तो चलो पढ़ लेते हैं। नॉन ऑफ दीज, प्लम्बम, कैटियम, नेट्रियम। पता है इसका? अच्छा देखो, इसको कैसे याद रखना है? सोडियम का क्या होता है? अगर सोडियम का ना पता हो तो कॉमन साल्ट जो होता है, कॉमन साल्ट क्या होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। ठीक है, तो NaCl यानी Na तो हो गया सोडियम का, तो अब Na जो है यानी उसकी Na से ही शुरू होता होगा सोडियम का वर्ड लैटिन नेम। तो अब मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं, अब सब कमेंट करना क्या है आंसर। तो चलो आंसर देख भी लेते हैं एक बार। तो हमारा आंसर था डी, नेट्रियम। देखा क्यों? क्योंकि Na, मैंने बताया ना, अभी यही बताया आपको। अब देखो आगे देख लेते हैं। अच्छा बाकी ये जो भी आपको PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बैठ के देख भी सकते हैं, घर पे बैठ के लिख भी सकते हैं इनको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वे भी इस नॉलेज को कुछ उपाय में ला पाए। व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है? अब वही देख लो भाई। देखो 4 ऑप्शन है, केलियम, फेरम, नॉन ऑफ दीज, नेट्रियम। अब देखो डी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? नेट्रियम। नेट्रियम बताओ किसका है लैटिन नेम? अभी भी पढ़ा था, सोडियम का नेट्रियम, तो ठीक है। और अपना फेरम, फेरम किसका है? आयरन का है। क्यों? Fe।
और नॉन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो अब कौन सा बच गया, जाहिर सी बात है अब कौन सा बच गया, केलियम बच गया। ठीक है, तो केलियम का क्या हो जाएगा, केलियम का हो जाएगा यानी के ए। देखा ये आंसर, देखा जो हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग ला के हो जाएंगे आंसर, तभी तो उसका सिंबल के है पोटेशियम का। द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CA3, यानी फॉस्फेट आयोन का यहाँ पे लिखा हुआ है CA3 फॉस्फेट आयोन और 2। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Ca इन इट? 4 0 2 3 वैलेंसी। कमेंट करना शुरू कर दो। आंसर है 2। कैसे? अब देखो, द वैलेंसी ऑफ Ca इन, ये जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है CA3PO4 2 is 2. The chemical formula of a compound is found by interchanging the valency number of the ions or the radicals. ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है आयन की, उसकी जो है वैलेंसी, आयन का केमिकल फॉर्मूला बनता है उसकी इंटरचेंज, उसकी वैलेंसी और आयन्स जितने होते हैं उसका उनको इंटरचेंज करके बनता है केमिकल फॉर्मूला। तो जैसे CA3 और यहाँ पे आगे 2 है, तो ये 2 है इसकी वैलेंसी, ये 2 दिख रहा होगा, ये 2। ठीक है, तो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में आप चाहें, अगली वीडियो में बनाऊँगा उसमें मैं इसके और भी आपको बहुत सारे MCQs बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के आए हुए क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ इससे नॉलेज मिल सके, आपके दोस्त भी कुछ फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।